राधे राधे, जय श्री राम। आज 5 सितंबर भी है, तो आज सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज अचसंधि का 3 सूत्र जो बाकी है उसको भी हम पूरा कर लेते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि हमारी अचसंधि का प्रकरण चल रहा है और अचसंधि में प्रकृति भाव, वैसे तो प्रकृति भाव संधि अलग से है, लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अचसंधि के अंतर्गत ही प्रकृति भाव संधि को भी वरदराजाचार्य जी ने लिख दिया है। ठीक है, तो जो प्रकृति भाव संधि करने वाला सूत्र है वो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। प्लुत प्रगृह्या अच नित्यम पढ़े हो। प्लुत प्रगृह्या अच नित्यम, इसका फार्मूला है कि ये प्लुत हो अथवा प्रगृह्य हो। क्या हो? प्लुत हो अथवा प्रगृह्य हो, उसके बाद अच हो, तो क्या हो जाता है? प्रकृति भाव हो जाता है। प्रकृति भाव का मतलब होता है कि जैसा लिखा है वैसा ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रकृति भाव संधि में चल रहे हैं। तो हमने मैं ओ वा ये सूत्र पढ़ लिए थे। इसके बाद सूत्र आता है इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च। ठीक है, ये कहां का सूत्र है? 6.1.127। ये कहां का है? संभवतः 125 का है ना, 125 का ही है। उसी की अनुवृत्ति इसमें आती है, माने इसमें जो प्रकृति भाव है वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो कहते हैं इको सवर्णे, इसका हम खंड करके लिखते हैं, आराम से समझ में आएगा। इकह क्या है? ये एक प्रत्याहार है। एक प्रत्याहार पढ़े हो ना। फिर असवर्णे किसके मत में है? तो शाकल्य से। शाकल्य ऋषि है, आप लोगों को पता है। तीसरा है ह्रस्व और चल, ये इतने पद हैं। ठीक है, अब बात को समझिए। इक माने एक प्रत्याहार है, उसके बाद असवर्ण, असवर्णी अच उसके पर में होना चाहिए। ठीक है, पूर्व में क्या होना चाहिए? इको होना चाहिए। एक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई, उ, री और नृ, ये 4 वर्ण आते हैं। ठीक है, तो पहले क्या हो? इको हो, उसके बाद क्या हो? कोई असवर्णी अच हो। अक सवर्णी दीर्घ में हमने पढ़ा था कि अक के बाद कोई सवर्णी अच परे होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? तो क्या होता है? यहां पर दीर्घ हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन यहां पर सवर्णी नहीं होना चाहिए, असवर्णी होना चाहिए। असवर्णी का मतलब होता है कि अगर यहां पर असवर्णी का तात्पर्य होता है अगर यहां पर ई है तो इसके बाद कोई ई ना हो, पूरे 18 प्रकार में से कोई भी ई ना हो। ठीक है, उसको कहते हैं असवर्णी। तो इक के बाद क्या होना चाहिए? असवर्णी अच होना चाहिए। तो शाकल्य ऋषि के मत में उसको ह्रस्व हो जाता है। क्या हो जाता है? जो भी होगा अगर दीर्घ लिखा है तो उसको ह्रस्व हो जाएगा। जैसे हरि, आप लोगों को पता है कि जो हरि शब्द है उसके रूप बनते हैं हरि ही। एक बार हमने बताया था, स्मरण होगा तो पता होगा। ऐसे रूप बनते हैं हरि, हरि, हरया। तो ये हरि। दूसरी बात ध्यान में रखिएगा, पदांत जरूर होना चाहिए। अगर पदांत नहीं है तो वहां पर कार्य नहीं होगा। तो पदांत कहने का तात्पर्य यह होता है कि सुप अथवा तिंग से युक्त हो। सुप या तिंग से युक्त हो। और हमने बताया कि सुप प्रत्यय है, सु, औजस, अम, औट, शश, ये विभक्ति बनाते हैं। जैसे राम, रामम, रामा, रामम, रामम, रामान, ये कौन बनाता है? सुप बनाते हैं। और तिंग कौन बनाते हैं? तिंग क्या बनाते हैं? तो वो धातु रूप बनाते हैं। जैसे भवति, भवता, भवंती, भवस, भवता, भवत, भवाम, भव, भवम इत्यादि क्या करते हैं? ये तिंग बनाते हैं। तो सुप और तिंग ये दोनों प्रत्यय से जो युक्त होता है उसी को पद कहते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर जो हरि है ये पदांत है कि नहीं? है। कैसे? क्योंकि इसमें औ प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है? ये सुप में आता है। सुप में आता है कि नहीं? क्योंकि ये सु, औ, जस, अम, औट, सस तो सु है। तो सु होने के कारण ये क्या है? पदांत हो गया, ये पद हो गया। हरि क्या हो गया? पद हो गया। तो अगर ऐसा कोई शब्द रहेगा, जैसे ये हरि है, इसको हम मिटा देते हैं। बात समझ में आ गई है ना। जैसे ये हमारा हरि है,
तो हरी में जो ई है ये इक में आता है कि नहीं? आता है ना, क्योंकि इक में कौन कौन आते हैं? ई, उ, री, री। तो हरी में ई है तो ई इक में आएगा कि नहीं? आ जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं है। अब इस इक के बाद अगर कोई असवर्णी अचपर में रहेगा, माने ई ना हो और कुछ भी हो जाए, जैसे मान लीजिए हम यहां ले लेते हैं उ, ठीक, उपास से कर दीजिए, हरि अग्रे उपास से कर दीजिए, तो ये असवर्णी अचपर में हो गया कि नहीं? पर में हो गया ना। तो हम इसको क्या करेंगे? इसको ह्रस्व कर देंगे शाकल्य ऋषि के मत में। किसके मत में? शाकल्य ऋषि के मत में हम उसको ह्रस्व कर देंगे, माने जो हरि है इसको हम ह्रस्व कर देंगे। कोई दिक्कत समझने में? कोई समस्या नहीं। और इसमें प्रकृति भाव, ये जो प्रकृति भाव संधि वाला सूत्र है, प्रगृह्याच नित्यम, इसकी अनुवृत्ति आती है। अनुवृत्ति आने के कारण ये भी प्रकृति भाव संधि करेगा, ये भी प्रकृति भाव कर देगा, अर्थात इसमें कोई संधि नहीं होगी, जैसा लिखा है वैसा ही छोड़ देंगे। तो अगर हरि उपास में संधि करेंगे तो ये जैसे का तैसा ही रहेगा। अब देखिए यहां पर शाकल्य ऋषि के मत में है, तो हमने बताया अगर किसी ऋषि का मत होगा तो वहां कार्य कैसे होता है? विकल्प से, एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। तो जब इनके मत में हो जाएगा तब तो ये बन गया, और जब नहीं होगा तो आप लोग खुद ही जानते हैं कि हरि है अग्रे उपास से है, तो यहाँ पर ई को यण से यण हो जाएगा कि नहीं? तो हर है, यहाँ ई है, उपास से हो गया, ई के स्थान पर क्या आता है? यह आ जाता है, हर यह और उपास से मिला देंगे, क्या बन जाएगा? र ऊपर चला जाएगा व्यंजन को देख के, हरियुपास से। अब ये शब्द है अथवा नहीं है उससे मतलब मत रखिए, आपको समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही बनेगा। अब हम इसके उदाहरण से देखते हैं कि आपको समझ में आ गया सूत्र। इको सवर्णे शाकल्य से ह्रस्वश्च इको हो, उसके बाद कोई असवर्णी अचपर में हो तो शाकल्य ऋषि के मत में उसको क्या, इको क्या कर देते हैं? ह्रस्व कर देते हैं। ह्रस्व माने छोटा वाला कर देते हैं, ह्रस्व। अब ग्रंथ में क्या उदाहरण दिया है उसको हम देखते हैं। इसमें दिया है चक्री अत्र, चक्री अग्रे अत्र। अब चक्री ये पदांत है, अभी आप लोगों ने षड्लिंग नहीं पढ़ा है इसलिए आप लोगों को पता नहीं है कि पदांत कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है। जब बस संधि के बाद आप लोगों को षड्लिंग ही पढ़ाएंगे। अब जितना हम कह रहे हैं उसको तो मानना ही पड़ेगा। तो ये चक्री पदांत है, हम कह रहे हैं इसलिए आप लोग मान लीजिए। तो चक्री पदांत है तो पदांत में ही वो कार्य करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इक है कि नहीं? चक्री में ई है। इक माने ई, उ, री, री चारों में से कोई भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि ई ही आए, उ भी आ सकता है, री भी आ सकता है, लेकिन जो भी आएगा वो दीर्घ ही आएगा, क्योंकि ह्रस्व रहेगा तो कार्य करेगा ही नहीं, क्योंकि ह्रस्व तो करता ही है वो। तो इक है कि नहीं? इक के बाद कोई असवर्णी अच होना चाहिए। असवर्णी माने जो पूर्व में है वही बाद में ना हो। तो यहाँ बाद में क्या है? यहाँ क्या है? तो सवर्णी है, सवर्णी है नहीं, असवर्ण है, माने दोनों इक्वल नहीं है। तो यहां पर चक्र है, इसमें ई है, फिर यहां अ है, ये त्र है, तो ये इक में आता है। उसके बाद ये असवर्णी अचपर में है, तो शाकल्य ऋषि के मत में इसको हम ह्रस्व कर देंगे। क्या कर देंगे? ह्रस्व कर देंगे। तो ये चक्र हो गया, ई अग्रे अत्र मिला देंगे तो बन गया चक्र अग्रे अत्र। और फिर प्रकृति भाव संधि होने के कारण यहां पर जैसे का तैसा ही लिखा रहेगा। अब ये शाकल्य ऋषि के मत में होता है तो कार्य कैसे होगा? विकल्प से होगा, माने एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। तो जब शाकल्य ऋषि के मत में होगा तब तो ये रूप बन जाएगा, और जब उनका मत काम नहीं करेगा तो देखिए यहां से हम इसको ले आ रहे हैं, ठीक है। चक्री अग्रे अत्र। अब ये तो चक्री अग्रे अत्र, ये तो शाकल्य ऋषि के मत में बन गया। जब शाकल्य ऋषि काम नहीं करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? इको यण से यण हो जाएगा। तो चक्र है, इको हो जाता है यह। आप लोगों को पता है इको यह सीधे ही नहीं होता, उसमें स्थानांतरण इत्यादि मिला लेते हैं, फिर इसको मिला देंगे तो च कृत्र बन जाएगा। यह आधा का है, यह है, और आके इसी यह में जुड़ गया, ठीक है ना। चक्रत्र बन जाएगा, कोई दिक्कत? चाहे आप ऐसे लिखिए, ये ऐसे करके इसको ऐसे कर दीजिए, और चाहे आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है ना। क आधा दिखना चाहिए, बस इससे मतलब है। ऐसे में भी क आधा है और यहां आपने हल लगा दिया तो भी क आधा है, ठीक है ना। ये रूप सिद्ध हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इरेज कर दें,
अब देखिए इसी में आगे दे रहे हैं पदांता, पदांता इति किम। आपने जो पदांत कहा है तो बताते हैं गौरियो। गौरियो क्या बना दिए? अब देखिए हमने जो कहा था चक्री, चक्री कैसा होना चाहिए? पदांत होना चाहिए। पदांत कहने का तात्पर्य यह है कि ये सु औजस अम औटसाभ्याम भ्रिज इत्यादि प्रत्ययों में से किसी प्रत्यय से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये हमने पहले बताया था। अब यहाँ जो मूल रूप है वो चक्रिन शब्द है। कौन सा शब्द है? चक्रिन शब्द, चक्रिन है। इसमें जब सु विभक्ति ले आते हैं तो चक्री बन जाता है। क्या बन जाता है? चक्री बन जाता है। तो सु क्या है? ये पद है कि नहीं? सुप्तिंगंतम पदम, उससे पद संज्ञा हुई है तो ये सुप का सु है तो इसलिए ये पद है। पद जब इसमें मिल जाएगा तो ये पदांत हो जाएगा कि नहीं? पद है अंत में जिसके, उसी को कहते हैं पदांत। तो सु लगने के कारण यहाँ चक्री रूप सिद्ध हुआ है तो चक्री क्या है? पदांत है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब जो गौरियो शब्द बना है ये मूल रूप से गौरी शब्द है। कौन सा है? गौरी शब्द है। कौन सा शब्द है? गौरी शब्द है। अब गौरी में प्रत्यय लगा करके सु औजस इत्यादि लगा करके गौरियो सिद्ध करते हैं। ठीक है ना? तो गौरी पदांत है। गौरियो पदांत है क्या? ये जो गौरी है ये पदांत नहीं है, ये गौरियो पदांत है। पदांत कौन है? गौरियो पदांत है। और ये गौरी पदांत नहीं है। अगर हम पदांत न कहते तो यहां पर भी प्रकृति भाव होने, सॉरी ये हो जाता क्या? प्रकृति भाव ही समझिए और इसको ह्रस्व हो जाता। ये जो गौरी है इसको क्या हो जाता? ह्रस्व हो जाता और ये ऐसे का ऐसे ही लिखा जाता। हो जाता कि नहीं? लिख जाता ना। जब हम पदांत ना कहते तो, जब हमने पदांत कह दिया तो यद्यप ये गौरी शब्द तो है लेकिन ये पदांत नहीं है। ये दीर्घिकार है, इसको हम ह्रस्व कर सकते हैं, इक में आता है, लेकिन ये पदांत न होने के कारण यहाँ पर प्रकृति भाव नहीं होगा और न तो इसको ह्रस्व होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। इसी के बाद देखिए एक सूत्र आता है अचोरहाभ्याम द्वे, इसी से थोड़ा संबंधित है वो। द्वे, अचोरहाभ्याम द्वे, ये है 8-4-46 का। इसकी संधि से कोई मतलब नहीं है लेकिन ये विशेष कुछ कार्य करता है इसलिए इस सूत्र को यहां पर रखा गया है। ठीक है ना? अब ये काम क्या करता है तो कह रहे देखो अच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अच के बाद क्या होना चाहिए? र अथवा ह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? र अथवा ह। इसी के ठीक एक पहले का सूत्र है यरो नुनासिके नुनासिको वा। यरो नुनासिके इसके ठीक एक सूत्र पहले का है। ठीक है? यरो नुनासिके नुनासिको अनुनासिके अनन होना चाहिए यहां पर। ठीक है? तो यरो नुनासिके अनुनासिको वा ये सूत्र है हमारा। ठीक है? इससे यर की अनुवृत्ति इसमें आ जाएगी। किसकी अनुवृत्ति आएगी? यर की। तो हम पहले यर लिख सकते हैं। ठीक है ना? अब ये कहता है पहले अच होना चाहिए, अच के बाद य सॉरी र अथवा ह होने चाहिए और इसके बाद होना चाहिए यर। क्या होना चाहिए? यर। तो इस यर को ही हम द्वित्व कर देते हैं। यर को क्या कर देते हैं? द्वित्व माने दो कर देंगे। यर को क्या कर देंगे हम? दो कर देंगे, द्वित्व कर देंगे, डबल कर देंगे उसको। अब ये जो गौरियो शब्द है ऐसे ही है, ऐसे ही है ना? अगर हम खंड करेंगे तो ऐसे ही आएगा कि नहीं? गौ है, र है, या है और औ है। तो देखिए हमारा ये फॉर्मूला क्या कहता है? सबसे पहले अच होना चाहिए। तो ग में औ अच है कि नहीं? अच माने स्वर, तो अच है कि नहीं? उसके बाद र या ह होना चाहिए तो र है कि नहीं? फिर यर होना चाहिए तो यर में या है कि नहीं? यर प्रत्याहार में ह को छोड़ के बाकी सारे व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। ह को छोड़ करके सारे व्यंजन वर्ण जितने भी हैं 32 वो पूरे यर प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। तो पहले अच होना चाहिए तो गौ में औ जो है वो अच है।
उसके बाद र या ह होना चाहिए, तो यहाँ पर र है कि नहीं। फिर य प्रत्याहार का कोई वर्ण होना चाहिए, तो य प्रत्याहार में य आता है कि नहीं, आ जाता है ना। तो इस य को हम दो कर देंगे, डबल कर देंगे। जब डबल करेंगे तो हो जाएगा गौ र य औ, हो जाएगा। कोई समस्या समझने में कोई दिक्कत। यर को दो कर दिए हम, अब मिला दीजिए। गौ व्यंजन है इसलिए र कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो य डबल कर दिए हम, औ की मात्रा लगा दिए, ये र कर दिए, गौ यौ। ठीक, कोई दिक्कत। जैसे कई लोग बनाते हैं कर्ता, क्या बनाते हैं, कर्ता। तो कर्ता देखो ये भी शुद्ध लिखा है। अब ये कार्य जो करता है अचोरहात ध्यान दे, ये विकल्प से करता है, माने एक बार करेगा और एक बार नहीं। तो जब करेगा तो गौरियौ बन जाएगा, और नहीं करेगा तो सिंपली जैसे लिखा था वैसे ही रहेगा। ठीक है ना। जब काम करेगा तो डबल यह हो जाएगा, और काम नहीं करेगा तो सिंगल ही रहेगा। कोई दिक्कत। और जैसे कुछ लोग कर्ता बनाते हैं, अब इस कर्ता में भी देखिए क में आ है कि नहीं, आ है ना, फिर यहां पर र है, फिर त है, उसके बाद आ है, ऐसे ही है ना, कर्ता है ना। अब देखिए यहां भी इसका नियम लग रहा है कि नहीं, पहले अच होना चाहिए तो अच है, उसके बाद र या ह होना चाहिए तो यहाँ पर र है, उसके बाद यर प्रत्याहार का कोई वर्ण होना चाहिए। तो हमने पहले बताया कि ह को छोड़ करके बाकी जितने भी वर्ण हैं वो सब यर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए यहाँ पर त यर प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा, तो इस त को हम डबल कर देंगे। क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो जब डबल करेंगे तो हो जाएगा क अ र त आ, और जब इसको मिला देंगे तो बन जाएगा क, और ये त को डबल कर देंगे तो बन जाएगा कर्ता। कोई दिक्कत। दोनों रूप सही है, ऐसा भी लिखा है तब भी सही है, और ऐसा लिखा है तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें। आगे देखिए इसी में एक वार्तिक आ रहा है, इसको इरेज कर दें। समझ में तो आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसको कर्ता पढ़ेंगे ना, कर्ता। थोड़ा सा उसको जोड़ दे दीजिए, बस काम बन गया आपका। आगे एक सूत्र आ रहा, वार्तिक आ रहा है न समासे। कौन सा वार्तिक है, ये वार्तिक है, ठीक है ना। ये जो हमारा सूत्र है, इको असवर्णीय साकल्य से ह्रस्वश्च, ये समास में नहीं करता है। अगर कहीं समास हुआ है तो वहां पर ये उसको ह्रस्व नहीं करता है। उसी को बताने के लिए इन्होंने एक वार्तिक बना दिया। वार्तिक कौन बनाया है, वार्तिक कौन बनाया है, कात्यायन ऋषि ने। तो कात्यायन जी ने एक वार्तिक बना दिया न समासे, अर्थात ये इक भी हो, बाद में असवर्ण अच भी हो, और जितने भी फॉलो नियम है, पदांत भी हो, सारे नियम अगर विद्यमान हैं, लेकिन वो समास में अगर हो रहा है तो वहां पर ह्रस्व नहीं होगा। कैसे, जैसे यहां पर इन्होंने एक दिया है, वापी अग्रे अश्व, वापी अग्रे अश्व। अब आप बताइए यहां पर ये वापी पदांत है कि नहीं, वापिन शब्द है उससे वापी बन जाता है, वापी पदांत है, इक भी है, ई है तो इक है, उसके बाद असवर्णी अचपर में है, तो यहां पर इसको ह्रस्व हो जाना चाहिए था कि नहीं, हो जाना चाहिए था ना, लेकिन ये समास में है, वापी अश्व, वाप्य अश्व, वापी है अश्व, वापी एक अश्व की प्रजाति मानिए या नाम मानिए, तो उस प्रकार का घोड़ा जिसके पास है उसी को कहते हैं वाप्य अश्व, वापी घोड़े को कहते हैं वाप्य अश्व। लेकिन यह समास में होने के कारण यहां पर प्रकृति भाव नहीं होगा, वापी में इकार को ह्रस्व नहीं होगा, तब क्या होगा, वही ई को यहां से लगा दीजिए, वाप है, ई के स्थान पर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा कि नहीं, अग्रे अश्व हो जाएगा, मिला देंगे तो बन जाएगा वाप्य अश्व। कोई दिक्कत, बन जाएगा ना। अब देखिए अंतिम सूत्र है, एक सूत्र हम और देख लेते हैं, रित्य का। कौन सा सूत्र है, इसको जब हम इसका विच्छेद करके लिखेंगे तो हो जाएगा रीति अग्रे अका।
एक रीति शब्द है और दूसरा कौन सा शब्द है? अतः अक। रीति माने होता है रित। अब इस रित का तात्पर्य क्या होता है, कोई बता सकता है? हाँ, तपरस्त काल से सूत्र के हिसाब से रित का तात्पर्य ये है कि इसमें केवल ह्रस्व रिकार का ही ग्रहण होगा। री कितने प्रकार के होते हैं? रिकारस 30 प्रकार का। क्यों? क्योंकि री सावर्णयोर मिथम, ठीक, री और री की सवर्ण संज्ञा हो जाती है। सवर्ण संज्ञा होने के कारण री जो है वो 30 प्रकार का माना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ केवल ह्रस्व री का ही ग्रहण होगा, ये बताता है हमको कौन? रित। रित से हमको ये बात समझ में आ जाती है। अब देखिए यहाँ पर एक विशेष जानकारी आप लोगों को समझ में आ जाए। जैसा पीछे हमने पढ़ा था कि इक होना चाहिए, इक के बाद असवर्णी अच होना चाहिए, यही पढ़े थे ना हम लोग। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर पूर्व में अक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अक होना चाहिए। अक के पश्चात कोई री, जिसमें आदि में री हो, ऐसा कोई शब्द होना चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाता है? प्रकृति भाव। क्या हो जाता है? क्योंकि ये भी प्रकृति भाव के अंतर्गत ही आ रहा है। ये 6/28 का सूत्र है, ये भी इसी के अंतर्गत आएगा, प्रक्रिया नित्यम। तो यहां भी क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें उदाहरण क्या देते हैं? ब्रह्म अग्रे ऋषि। अब ये जो करता है रित्य का, ये विकल्प से करता है। कैसे करता है? विकल्प से करता है। तो यहां देखिए ब्रह्म और ऋषि, ऐसा है, ठीक है। अब देखिए यहां पर पूर्व में अक है कि नहीं? अक माने अ ई उ रील री। इन पांचों में से कोई भी एक आ जाए, ठीक है ना। तो यहां ब्रह्म है, आ है कि नहीं, फिर बाद में री है, शी। अब हमारा फार्मूला क्या कहता है कि पहले क्या होना चाहिए? अक होना चाहिए। ये अक है हमारा अ, उसके बाद री होना चाहिए, तो री है कि नहीं। तो यहां पर प्रकृति भाव हो जाता है विकल्प से। कैसे होता है? विकल्प से, मतलब एक बार होगा एक बार नहीं। तो जब होगा प्रकृति भाव तो यहां जैसे का तैसा ही हम छोड़ देंगे। ब्रह्म अग्रे ऋषि हो गया। अब जब प्रकृति भाव नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? तो यहां पर हम गुण कर देंगे। क्या कर देंगे? गुण। कैसे गुण करेंगे? आद गुणक। कौन सा सूत्र है? क्या कहता है वो? अवर्ण से अच परे रहते पूर्व पर के स्थान पर गुण एकादेश होता है। गुण कितने होते हैं? कौन कौन से? अ, ए और इन तीनों की गुण संज्ञा होती है। तो वो कहता है अवर्ण से अच परे रहते, तो यहाँ पर अवर्ण है कि नहीं? इससे पर में अच है कि नहीं? तो यहाँ वो कर सकता है कार्य की नहीं? कर सकता है, बिल्कुल। तो यहाँ पर अब क्या आदेश होगा? तो हमने बताया था यहाँ पर आ जाएगा और री होने के कारण वहां रपर अथवा लपर होके आदेश होता है। तो यहाँ पर क्या आदेश हो जाएगा? और हो जाएगा ब्रह्म और शी। मिला दीजिए, क्या बन गया? बन गया? कोई दिक्कत समझने में? कोई समस्या नहीं। अब इसमें भी देखो वो कहता है कि पदांत को ही करेगा। वो किसको करेगा? तो ब्रह्म शब्द जो है ब्रह्म ब्रह्माणी, ब्रह्म ब्रह्मणी ब्रह्माणी, ऐसे इसके रूप चलते हैं, ठीक है। तो ये ब्रह्म क्या है? सु विभक्ति इसमें जुड़ी हुई है। जब इसे सु ले आते हैं तब ब्रह्म बनता है। तो ये क्या है? पदांत है। कैसा है? इसलिए यहां पर ये कार्य हो गया, प्रकृति भाव भी हो गया और आदगुणा से गुण भी हो गया। जब ये पदांत नहीं रहेगा तब कैसे रूप बनेंगे? तो कहते हैं पदांता किम। तो यहां पर दिया है आर्छत। कौन सा रूप दिया है? आर्छत। अब देखिए ऐसा है कि ये धातु रूप के शब्द हैं, ठीक है। जब आप धातु रूप पढ़ेंगे तो वहां पर ये सब आता है। अभी आप केवल इतना समझिए कि ये लंग लकार का रूप है। किसका रूप है? लंग लकार का। यहां पर होता है रिच्छत, रिच्छ धातु है, ठीक है।
आठ का आगम हो जाता है। किसका आगम होता है? 8 का। लुंग लंग लिंग, ये तीनों ऐसे लकार हैं कि इनमें जब हम कोई धातु रूप चलाते हैं तो उसके पहले अ जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? अ। जैसे अपश्यत, अपठत, आगच्छत, इस तरीके से। ठीक है, तो अ जोड़ देते हैं, वो आठ के आगम के कारण ही जोड़ते हैं। अब इसमें एक नियम है कि अगर पूर्व में अच होता है, क्या होता है? धातु के पूर्व में अच होता है, तो ये आठ का आगम करता है। किसका आगम करता है? 8 का। और अगर हल होगा तो अट का आगम करता है, मतलब ह्रस्व कर देगा। क्या कर देगा? ह्रस्व। अगर स्वर है तो आठ का आगम करेगा, और अगर हल है तो अट का आगम करेगा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है ना? तो ये आठ का आगम कर देता है। और तिप एक प्रत्यय होता है जो हमने पहले ही बताया था, तिप तस्जी सिप तस्ता इत्यादि, उसी का यहाँ पर त जुड़ जाएगा। त जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा कि नहीं? ठीक है ना? अब ये क्या है? ये आठ में से टकार की जब इत संज्ञा कर देंगे तो आ जाएगा, आ अग्रे विच्छद। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसी को मिला दिया, आठ शब्द बन गया। ये थोड़ा धातु रूप का है, इसलिए अगर आप लोगों को थोड़ा कम भी समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, ये इसी तरीके से बन जाएगा। इसमें कई सूत्र लगते हैं, ठीक है ना? तो वो ज्यादा झंझट आप लोगों को हो जाएगा। जब आप लोग धातु रूप पढ़ेंगे तो आप लोगों को धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत है? नो सर। तो इस तरीके से हमारा आज अच संधि पूरा हो गया है, और बाकी की क्लास हम अब अगले क्लास में करेंगे। और आज शिक्षक दिवस भी है, हमने पूर्व में भी कहा था और अभी फिर कह रहे हैं, आप सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।